नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। साथियों, ये लास्ट क्लास आपका होगा जो बायोलॉजी का जो तीसरा चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे। ये चैप्टर का नाम क्या था? इस चैप्टर का नाम था नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि 10th वाले एनसीईआरटी का ये बुक का मैं आपको बता रहा था। ठीक है ना? तो ये आपका इस वीडियो में खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपका होगा रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप इस लास्ट क्लास को जरूर देख लें, है ना। और इसका पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ टेलीग्राम पर, लेकिन पीडीएफ तभी काम में आएगा जब आप पूरा क्लास देखेंगे, क्योंकि क्लास में जो चीज़ें मिलती है वो पीडीएफ में नहीं मिलेगी। ठीक है ना? बस पीडीएफ में तो ये चीज़ मैं आपको पूरा दे दूंगा, लेकिन जो समझाएंगे वो चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ। ठीक है ना? इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, क्योंकि साइंस के लिए टेंशन फ्री हो जाना है बिल्कुल भी। ठीक है? तो बात ज़्यादा नहीं करेंगे, चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन हमने अच्छे से देख लिया जंतु में कैसे होता है। समन्वय का मतलब यहाँ पर क्या होता है? समन्वय का मतलब क्या होता है? जो शुरू से क्लास देखा उसको पता होगा। समन्वय का मतलब क्या होता है? तालमेल होता है। और इसमें एक और वर्ड लगा था, नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि चैप्टर का पूरा नाम हमारा क्या था? नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि नियंत्रित होना तालमेल के माध्यम से, कंट्रोल और ना कोऑर्डिनेशन के माध्यम से। ठीक है ना? तो हमने आपको शुरू में बताया था कि हम जंतु में भी देखेंगे और प्लांट में भी देखेंगे। अच्छा देखिए, जंतु में जो होता था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो चीज़ से हुआ। कितना चीज़ से? दो चीज़ से। सर कौन कौन से दो चीज़ है? एक तो हुआ नर्वस सिस्टम, एक क्या हुआ? नर्वस सिस्टम, और दूसरा नर्वस सिस्टम, चलो पूरा लिख देते हैं। जंतु में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम था, साथ साथ क्या था? हार्मोन थे, यानी कि कह सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम था। क्या था? एंडोक्राइन सिस्टम था, जिसमें हम हार्मोन के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना? ये दो चीज़ के माध्यम से जो आपका एनिमल है, जंतु में क्या हो रहा था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय हो रहा था। ठीक है ना? लेकिन आखिर प्लांट में ये चीज़ें कैसी होती है, इन चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि प्लांट में साथियों जो है ना, हमारे हमारे जंतुओं में क्या पाया जाता है? नर्वस सिस्टम पाई जाती है, मांसपेशियाँ पाई जाती है, पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। लेकिन जो प्लांट है इनमें मूवमेंट कैसे होता है, गतियाँ कैसे होती है, कैसे ये वृद्धि करते हैं, इन सब चीज़ को साथियों हम देखेंगे। ठीक है ना? तो प्लांट में साथियों नर्वस सिस्टम नहीं होता, ना ही कोई मांसपेशियाँ होता है गति करने के लिए। तो प्लांट में इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है? हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको कोई एक लाइन में पूछे कि भैया पादप में समन्वय, यानी पादप में तालमेल, पादप में अंगों की वृद्धि, उनकी गति कैसे संपन्न हो पाती है, तो हार्मोन की वजह से। अगर जंतुओं में पूछ दे तो जंतु में भाई तंत्रिका तंत्र प्लस में मांसपेशियों की मदद से चीज़ों शारीरिक क्या होती है? गति होती है। समझ? जैसे मतलब हमारे हाथ को घुमाना है, हमारे पैर को हम मेरा मन बना है दौड़ने का, दौड़ेंगे तो हमारे पैर की पेशियाँ क्या होगी? पैर की पेशियाँ गति करेगी, तभी हम दौड़ेंगे। तो ये सब निर्देश देता है हमको तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ब्रेन मैसेज देता है। तो जंतुओं में क्या होते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है, यानी कि तालमेल जो होता है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो नर्वस सिस्टम प्लस में आपका क्या होता है? मांसपेशियों के माध्यम से होता है। और पूरा साथियों कैसे वृद्धि करेंगे, तो आपका हार्मोन भी उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है? चलिए, लेकिन प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, ना ही इसमें कोई मांसपेशियाँ होती है। तो इनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन के माध्यम से होता है। बाकी हार्मोन क्या चीज़ होती है आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं क्लास को। तो पौधों में साथियों पहले देखते हैं गति किस प्रकार होती है। आपने देखा है ना, पौधे गति करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल करती है। तो पौधों में गति साथियों दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से गति। एक गति को बोलते हैं अनुवर्तन गति। क्या बोलते हैं? अनुवर्तन गति बोलते हैं। और दूसरा को बोलते हैं अनुकुंचन गति। अनुवर्तन गति को हम साथियों बोलेंगे वृद्धि पर आधारित गति। अनुवर्तन गति को क्या बोलेंगे? वृद्धि पर आधारित। मतलब ये गति जो होगी ना, वो वृद्धि पर आधारित है। जो अनुवर्तन गतियाँ होगी वो किस प्रकार आधारित है? वो वृद्धि पर आधारित है। और जो कुछ गतियाँ पौधों में ऐसी होती है, पौधों के अंगों में कुछ गतियाँ ऐसे देखने को मिलती है जो कि वृद्धि से मुक्त होते हैं, यानी कि वृद्धि पर वो निर्भर नहीं करते हैं, वृद्धि से कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी वो गति करते हैं। तो उसी प्रकार को अनुकुंचन कहते हैं। ये बात क्लियर है? चलिए, अब वही चीज़ यहाँ पर हम लिखे हैं। ये किसी हाँ, अब अगर आपसे कोई पूछे कि चलो इतना तो आप बता दिए अनुवर्तन अनुकुंचन, अभी सब डिटेल में पढ़ेंगे भाई, प्रश्न इससे आता है। ठीक है ना? हल्के मत लो टॉपिक को। अनुवर्तन गति ये किसी उद्दीपन के प्रतिक्रिया करते हैं और एक निश्चित दिशा में वृद्धि करते हैं। अब कितना नया आया होगा, जो पहली बार हमारा क्लास क्लिक किया होगा देखने के लिए, चलो देखते हैं क्या है, इसको क्लास देखते हैं। उसको उद्दीपन यहाँ पर समझे नहीं आएगा। तो मेरे भाई, उद्दीपन हम आपको नर्वस सिस्टम में ही बता दिए क्या होता है। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन साथियों बाहरी वातावरण में जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो उद्दीपन है। जैसे बाहरी वातावरण में कभी गर्मी आ गया, कभी ठंडी आ गया, आग आ गया, है ना, कांटा चुभ गया, है ना। तो जो भी आपके प्रति उद्दीपन है, बाहर आपके वातावरण में जो भी चीज़ें हैं ना, वो आपके लिए एक तरह से उद्दीपन हो
हो गया कि नहीं हो गया। कांटा चुभ गया आपको, तो कांटा यहाँ पर उद्दीपन हो गया आपके लिए, आप उसके प्रति कांटा चुभ गया तुरंत हाथ हटाएंगे, है ना। आग लग गया हाथ में तुरंत हाथ हटाएंगे, कोई गर्म चीज़ छू ली तुरंत हाथ हटाएंगे, क्या है वो आपके लिए उद्दीपन हो गया, वो आपके लिए क्या उद्दीपन हो गया। और उसके प्रति आप क्या करते हैं, तुरंत क्रिया करते हैं। क्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं, तालमेल अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ें, तो उद्दीपन मतलब हो गया बाहरी वातावरण में जो भी चीज़ें परिवर्तन हो रही है, या बाहरी वातावरण में जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना। चलिए, तो जो अनुवर्तन गतियाँ होती है ये उद्दीपन के प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ये क्या करते हैं, उद्दीपन के प्रतिक्रिया करते हैं और एक निश्चित दिशा में वृद्धि करते हैं। कौन, आपका अनुवर्तन गति। लेकिन अनुकुंचन गति में ऐसा कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हमने इसमें लिखा भी नहीं है। और आप लोग बहुत बड़े समझदार आदमी हैं, बच्चे तो आप लोग हैं नहीं 9th 10th के, तो समझ गए होंगे। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पर लिखा हूँ वो चीज़ें इसमें नहीं होगी, बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आपने छुई मुई का प्लांट सुना होगा, टच मी नॉट प्लांट, सुना है कि नहीं, टच मी नॉट प्लांट। तो वृद्धि से मुक्त गति का एक बेटर एग्जाम्पल है आपका छुई मुई का पौधा। छुई मुई के पौधे जैसे आप छुएगा ना, छुई मुई का पौधा दिखा दे क्या, चलो एक बार दिखाते हैं आपको। तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में अच्छे से दिया गया, 10th वाले एनसीईआरटी में, तो उसी से मैं ये डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो आपको प्लांट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड टच मी नॉट प्लांट। क्या होता है साथियों, ये टच मी नॉट प्लांट होता है, ठीक है। इसको जैसे छुइएगा ना, इसको जैसे आप टच करिएगा तो इसकी ये जो पत्तियाँ ये मुरझा जाएगी, मतलब कि अपने ये बंद हो जाएगी, दोनों क्या होगी, बंद हो जाएगी, जैसे आपको छुइएगा इसको, ठीक है ना। ये क्या जो बने, लेकिन यहाँ आप देखिएगा यहाँ पर कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। बात को नोटिस करिए, गति तो किया, अरे गति किया कि नहीं किया, बोलेंगे सर बिल्कुल गति किया। यहाँ पर जैसे हम इसको छुए, इसको टच किए, तो ये टच किया तो ये दोनों क्या देखिए, यहाँ पर देखिए मुड़ गया ना, यहाँ देखिए ये क्या वहाँ पर मुड़ गया है, तो मुड़ गया है, क्या यहाँ पर कोई वृद्धि किया है, क्या वृद्धि नहीं हुआ है सर। वृद्धि कहाँ हुआ, वृद्धि मतलब कुछ आकार बढ़ता, आकृति बढ़ता तब ना वृद्धि हुआ, लेकिन वृद्धि नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि ये सिर्फ गति किया है। गति कैसे हुआ, यहाँ पर ये खुला था, जैसे इसको टच किए थे इसे अपने से ढक लिया, मतलब मुड़ गया, दोनों पत्तियाँ मुड़ गई, तो गति किया है, वृद्धि नहीं किया, इसीलिए बोल रहे हैं वृद्धि से मुक्त गति, समझ गए ना। तो ये आपका अनुकुंचन गति दिखा रही है। अच्छा, आखिर कैसे ये हो रहा है, आखिर ये कैसे संपन्न हो रहा है। हमने सर देखा कि जैसे कि हम यहाँ पर कोई आग को छू लेते हैं, जैसे मान लीजिए आग हमारे लिए क्या है, हमारे चलो आग लाल से बनाए थे, ये हमारे लिए क्या है, आग है। अब इसको अगर मेरा हाथ छुएगा, इसको हमारा हाथ छू लेगा, गलती से छू लिया तो आप तुरंत हाथ हटा लेंगे। अरे तुरंत हाथ हटा लेंगे कि नहीं हटा लेंगे, बोलेंगे सर बिल्कुल हटा लेंगे। हम जो पागल ही होगा जो नहीं हटाएगा, तो हम हाथ हटा लेंगे। तो आपने जैसे हाथ हटाया, तो आपको पता है कि हाथ हटाने कौन आपको बोला, तो आपको बोला मस्तिष्क ने। मस्तिष्क ने आपको एक संदेश दिया कि भाई वो चीज़ें आपके लिए खतरा है, आप कृपया करके वहाँ से हाथ हटा लीजिए। तो मस्तिष्क ने आपको कैसे मैसेज दिया, भाई इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से। अब ये सब समझ ही नहीं आ रहा मैं जो बोल रहा हूँ, है इसीलिए तो बोल रहा हूँ, शुरू से वाला क्लास देख लेना, ठीक है। जो शुरू से नहीं देखा उसको देख लेना, चलो इसको देख लो कोई बात नहीं, शुरू से वाला बाद में देख लेना, प्लेलिस्ट में पूरा बना हुआ है, एनसीईआरटी साइंस बैच के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से उसको देख लेना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से ब्रेन हमको मैसेज देता है। अब सर इलेक्ट्रिक इम्पल्स आप क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स का मेरे भाई मतलब एक तरह से समझिए कि आयंस के फॉर्म में विद्युत आवेग जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है, जो कि मैसेज एकदम बहुत फास्ट जाता है मैसेज हमारा। जैसे ये उंगली यहाँ पर मान लीजिए, उंगली हमारा छुआ, उंगली आपको छुआ तो उंगली ही हटाएंगे, तो उंगली के माध्यम से सबसे पहले फटाफट स्पीड में मैसेज गया ब्रेन तक। कहाँ गया, ब्रेन तक मैसेज गया, ब्रेन उसको रिसीव किया और तुरंत बोला ब्रेन जल्दी वो हाथ हटाओ, तो ब्रेन तुरंत फिर उसको साथियों वहाँ पर जो है ब्रेन तुरंत उसको उंगली में मैसेज फिर किया, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से, और ये उंगली हटा लिया। तो चीज़ें यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ये तो हमारे जंतुओं में थी, ये किसमें, जंतुओं में थी, लेकिन प्लांट में तो नर्वस सिस्टम ही नहीं होता सर, तो कैसे होगा। प्लांट में तो ना ही मांसपेशियाँ होती, ना ही नर्वस सिस्टम होती, तो कैसे कार्य होगा। तो मेरे भाई प्लांट में क्या होता है, ये चीज़ें सब, ये सारी कंट्रोल हार्मोन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, हार्मोन के द्वारा होती है। तो यहाँ पर सर जो आपका ये छुई मुई का पौधा जो है, ये मुड़ गया, यानी गति किया, कैसे गति किया, पता कैसे गति किया, बताता हूँ कैसे किया साथियों। जैसे इसको हम टच यहाँ पर किया, सुनो ध्यान से, जैसे यहाँ पर इसको हम टच किए, देखिए यहाँ पर टच कर रहे हैं, इसको जैसे यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो ये पत्तियाँ क्या हो जा रही है, पत्तियाँ क्या हो जा रही है, मुड़ जा रही है कि नहीं मुड़ जा रही है, बोलेंगे सर बिल्कुल ये मुड़ जा रही है। तो क्यों मुड़ा पता है, यहाँ पर जैसे इसको छूना चाहती हो, तो यहाँ पर जनरेट हुआ कुछ केमिकल, क्या जनरेट हुआ, केमिकल, केमिकल मतलब रसायन, और हार्मोन रसायन ही तो है। अरे हार्मोन क्या है, हार्मोन रसायन ही है। तो जैसे साथियों हार्मोन जनरेट यहाँ पर हुआ, हमारे छूने से, यहाँ पर टच के माध्यम से यहाँ पर क्या जनरेट हुआ, कुछ केमिकल रिलीज हुआ, और वो केमिकल साथियों इसकी जो कोशिकाएं हैं, ये जो पत्तियों की कोशिकाएं हैं, इस कोशिकाओं से क्या होता है, ट्रांसफ़र होते रहता है। और हमारे में कैसे ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से, नर्व्स के माध्यम से,
हमारे में तो तंत्रिका नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें तंत्रिका नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें कोशिका के माध्यम से क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं और वो अपनी आकृति क्या करते हैं, फुला लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होता है, जल का उपयोग करके। तो इस तरह से मेरे भाई जो है इसमें गतियाँ यहाँ पर हुई है। बात क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर हमारा था अनुवर्तन गतियां भी आप समझ चुके हैं। अनुकुंचन, अनुवर्तन अभी कहाँ समझे, अभी तो मेन चीज़ इसका बाकी है जिससे प्रश्न आएगा। अनुवर्तन ये अनुकुंचन आप समझ चुके हैं। वृद्धि से मुक्त गति है, गति हुआ लेकिन वृद्धि कुछ देखने को नहीं मिला। समझ गए ना बात को? चलिए, इसमें कोई दिशा फिक्स नहीं होगा क्योंकि वृद्धि नहीं हो रहा था, क्या दिशा फिक्स हम बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, उद्दीपन के प्रति एक क्रिया करेंगे। अच्छा, इसमें उद्दीपन जैसे अभी यहाँ पर हम टच किए थे ना, जैसे छुई मुई पौधा को टच किए, तो हम जो टच किए यहाँ पर, टच जो किए ना, स्पर्श जो किए, वो उद्दीपन हो गया पौधे के पत्तों के लिए। और आप अच्छे से समझिए, हम जो टच किए छुई मुई के पत्तों के, तो छुई मुई के पत्तों के लिए हमारा टच करना उसके लिए उद्दीपन हो गया। आप समझे कि नहीं समझे? उम्मीद है और अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, अब साथियों अनुवर्तन गतियों के कुछ प्रकार होते हैं, उनको देख लेते हैं, फिर आपका हार्मोन देखेंगे, चैप्टर खत्म, ठीक है ना। तो अनुवर्तन गति के प्रकार हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अनुवर्तन गति साथियों ये 5 प्रकार के होते हैं। प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म, जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रोपिज्म, रसायनानुवर्तन, कीमोट्रोपिज्म और स्पर्शानुवर्तन, थिग्मोट्रोपिज्म। इन सभी को देखेंगे तो आपका क्या है, चीज़ें और क्लियर होगी। तो पहले देखते हैं प्रकाशानुवर्तन। देखिए, प्रकाशानुवर्तन नाम में इसका क्या लगा, प्रकाशा यानी कि प्रकाश, लाइट की उपस्थिति में अगर पौधे प्रकाश की दिशा की ओर गति करे तो उसे प्रकाशानुवर्तन, यानी सिंपल साथियों। प्रकाशानुवर्तन, देखिए प्रकाशानुवर्तन 2 चीज़ से मिलकर बना, एक प्रकाश और एक अनुवर्तन। अनुवर्तन का मतलब गति समझ लीजिए और प्रकाश का मतलब लाइट की दिशा में गति करेगा। कौन? पौधा कोई अंग लाइट की दिशा में गति करेगा तो आपका क्या हो गया, प्रकाशानुवर्तन हो। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको इसका चित्र के माध्यम, सभी का मैंने चित्र लिया है, चित्र के माध्यम से डिटेल में क्लियर होगा। क्या आप इस चित्र को देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। आइए समझते हैं इसको, बहुत डिटेल में समझते हैं इसको, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य भगवान है। कौन है? सूर्य भगवान हमारा ये है। देखिए यहाँ पर साथियों, गमले में एक पौधा लगाया गया। ये गमले का पौधा दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा। ये गमले में जो पौधा लगाया गया मेरे भाई, नोटिस जरा करिएगा, सूर्य हमारा यहाँ पर है, सूर्य हमारा यहाँ पर है। तो पौधे जिसमें लगाया गया ना, सूर्य जब इधर से आ रहा होगा, सूर्य किधर से आ रहा होगा, इधर से ही आ रहा होगा, तो पौधे का जो तना है वो इधर की ओर गति करने लगा। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी कि जिधर सूर्य से प्रकाश की दिशा जिस तरफ है उसी तरफ हमारा पौधे का तना इस टाइम क्या कर रहा है साथियों, एकदम ये आगे बढ़ रहा है, गति कर रहा है। गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? धीरे धीरे ये ग्रो हो रहा है, गति कर रहा है। तो वही हम बोल रहे हैं, इस प्रकार की घटना को हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म, प्रकाशानुवर्तन। यानी कि पौधे में गति देखने को मिल रहा है हमें, स्टेम की लंबाई बढ़ रही है, जड़ की लंबाई भी बढ़ रही है, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? तो गति तो देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसा गति को देखने मिल रहा है, क्योंकि ये चीज़ें हो रही है लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसे बोल दिए फोटोट्रोपिज्म। अब चूंकि ये क्या होता है साथियों ना, ये 2 तरह की वृद्धि हो रही है। एक तो इसका जड़ भी वृद्धि कर रहा है, रूट भी वृद्धि करता है और स्टेम भी वृद्धि कर रहा है। तो पूछता है कि कौन सा नेगेटिव दिखा रहा है, कौन सा पॉजिटिव वृद्धि दिखा रहा है। तो सोचने वाली बात है कि जो सूर्य की उपस्थिति में जो मतलब उपस्थिति कर रहे हैं, जो सूर्य की तरफ जिधर सूर्य है उधर जा रहा है, तो मतलब वो उसकी तो सापेक्ष जा रहा है, सापेक्ष कर रहा है, उसके वो फेवर में जा रहा है, तो उसके फेवर में जा रहा है तो भाई पॉजिटिव ना हुआ। तो यहाँ पर तना जो साथियों जो वृद्धि कर रहा है वो सूर्य की तरफ वृद्धि कर रहा है, तो बोलेंगे इसको, ये साथियों आपका क्या है, यहाँ पर कुछ गलत हम क्या ले लिए, ओहो 1 मिनट, कौन सा एग्जाम्पल ले लिए हम, गलती एग्जाम्पल क्या ले लिए भाई, रुक जा, सही है ना, सही है, लिखा तो है, मैं ही गलत पढ़ रहा हूँ, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये तना क्या कर रहा है, इसके ऊपर जिधर सूर्य उधर जा रहा है, तो ये साथियों आपका हो गया पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो गया। क्या होगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ये जो लिखा है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, इसको मत ध्यान दो, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, हालांकि इसमें आ गया, इसको मत देखना अभी, इसको देखो पहले, जियोट्रोपिज्म बोला, इसके बाद देखना, ठीक है ना। तो देखो ये तना जो है किधर वृद्धि कर रहा है, ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा है, यानी कि साथियों ऊपर की ओर, मतलब हम कह सकते हैं जिधर सूर्य का प्रकाश है उधर वृद्धि कर रहा है, तो उधर वृद्धि कर रहा है उसके फेवर में, तो उसके फेवर में कर रहा है, मतलब ये क्या हुआ, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। कैसा हुआ, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो प्रश्न पूछेगा कि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कौन होता है, तना की जड़, तो बोलेगा तना, क्योंकि तना उसके फेवर में गति कर रहा है, समझ गया ना। अगर पूछेगा ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, जो उसके फेवर में गति नहीं कर रहा, भाई सूर्य का प्रकाश इधर है और आपका जो क्या करते हैं, जड़ देखिए इसका नीचे की ओर गति कर रहा है, जड़ नीचे की ओर गति कर रहा है, मतलब क्या हुआ
ये उसके फेवर में नहीं जा रहा है, तो हम कहेंगे ये आपका क्या है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन है। गति तो हो रहा है लेकिन प्रकाश के उल्टी दिशा में, यानी कि हम कह सकते हैं प्रकाशानुवर्तन जो हुआ है वो ऋणात्मक तरीके से हुआ। तो हम ये अब कह सकते हैं ये जर जो साथियों में देखिए यहाँ पर लिखा होगा, लिखा है ना, लिखा है देखिए, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि ऋणात्मक धनावर्तक, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पूछेगा तनाव कैसा हुआ, तनाव हुआ यहाँ पर धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति और जर ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, ठीक है ना। अब देखते हैं जियोट्रॉपिज्म के बारे में। जियोट्रॉपिज्म का मतलब मेरे भाई क्या हुआ, जियोट्रॉपिज्म मतलब आपका हो गया मेरे भाई, ये जियोट्रॉपिज्म का मतलब आपका हो गया, ये आपका हो गया गुरुत्वानुवर्तन, यानी कि गुरुत्व की अपेक्षा जो गति करेगा उसे गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। तो इसका भी एग्जांपल हम यहाँ पर, इसको छोड़िए, यहाँ दूसरा एग्जांपल इसके लिए अच्छे से यहाँ पर लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए दूसरा जियोट्रॉपिज्म, इसको क्या बोलेंगे, गुरुत्वानुवर्तन, यानी गुरुत्व की अपेक्षा। आप हमें बताइए कि गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है, तो बोलेंगे सर नीचे की ओर। कहाँ लगता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो जो केंद्र नीचे की ओर गति करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, और जो ऊपर की ओर गति करेगा यानी गुरुत्वाकर्षण के जो खिलाफ करेगा उसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है ना। तो ये भी सिंपल है ना, अरे ये सिंपल है कि नहीं है। आप हमें बताइए कि स्टेम जो यहाँ पर पौधे का जो गति कर रहा है वो किधर गति कर रहा है, तो बोलेंगे सर स्टेम तो ऊपर की ओर गति कर रहा है, स्टेम तो हमारा ऊपर की ओर गति कर रहा है। तो ऊपर की ओर गति कर रहा है मतलब वो आपका गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण तो नीचे की ओर लगता है। तो यहाँ स्टेम हमारा क्या होगा, ये होगा निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ऋणात्मक गुरुत्वानुकर्षण। स्टेम ग्रोज अवे फ्रॉम ग्रेविटी, यानी कि स्टेम जो ग्रो कर रहा है वो ग्रेविटी से दूर कर रहा है, अवे फ्रॉम ग्रेविटी मतलब दूर कर रहा है, तो बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। कौन सा, निगेटिव वाला। चीज़ें क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अब जर तो नीचे की ओर गति कर रहा है, अरे भाई जर जो है आपका है, जर तो नीचे की ओर गति कर रहा है ना, तो जर नीचे की ओर गति कर रहा है यानी गुरुत्वाकर्षण के फेवर में है, ये गुरुत्वाकर्षण की ओर है, तो ये आपका पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा। क्लियर हो पा रही है, बिल्कुल उम्मीद है क्लियर हो पा रही है, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट टर्म, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका साथियों हाइड्रोट्रॉपिज्म, क्या है साथियों, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म साथियों क्या होता है, जलानुवर्तन। क्या होता है, जलानुवर्तन। जलानुवर्तन सिंपल सी बात है सर, पौधा जो गति कर रहा है अगर वो जल की तरफ गति कर रहा है, क्योंकि नाम ही है जलानुवर्तन, जल की ओर गति, जल की ओर गति करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और जल की उल्टी दिशा में करेगा तो वो आपका निगेटिव हो जाएगा। देखते हैं कौन सा आपका है। तो सिंपल सी बात सर, जल कहाँ रहेगा, तो बोलिए सर जल तो आपका नीचे ही रहेगा, और जल तो जमीन के अंदर ही रहेगा ना, जल तो जमीन के अंदर ही रहेगा, जर के अंदर ही रहेगा। तो जर तो भाई नीचे ही गति करता है, ऐसा तो है नहीं कि जर ऊपर गति कर रहा है। जर कभी ऊपर गति करेगा, जो रूट हमारा है ऊपर गति करेगा क्या, नहीं करेगा, नीचे ही गति करेगा। और जल भी नीचे ही है, जल भी नीचे ही है, तो हम बोलेंगे जर का गति यहाँ पर हो गया धनात्मक जलानुवर्तन। और स्टेम जो ऊपर जो गति कर रहा है, ये स्टेम साथियों, स्टेम जो ऊपर जो गति कर रहा है ये साथियों आपका हो गया धनात्मक है, ऋणात्मक जलानुवर्तन। तना जो हमारा जर जो हो गया, जर आपका हो गया यहाँ पर क्या, जर हो गया धनात्मक जलानुवर्तन, और स्टेम यानी कि तना जो हो गया हमारा ऋणात्मक हो गया, ठीक है ना। चलिए सिंपल है ये। अब एक साथियों, अच्छा ये उसी का एग्जांपल दिया गया, ये साथियों उसी का एग्जांपल ये दिया गया, ठीक है ना। अब देखते हैं कीमोट्रॉपिज्म, जिसको हिंदी में रसायनानुवर्तन कहेंगे। देखिए इसमें जो होगा किसी रसायन की ओर गति करेगा, कोई भी चीज़ गति करेगा वो रसायन की ओर गति करेगा, यानी यहाँ उद्दीपन जो हो गया साथियों वो रसायन हो गया। उद्दीपन यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से रसायन हो गया, ठीक है ना। अब रसायन, इसका बेस्ट एग्जाम्पल साथियों हम देखते हैं पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है उसमें हम देखते हैं। अब ये हालांकि ये जो पार्ट है ये रिलेटेड आपका रिप्रोडक्शन जनन से है, उसको अभी नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी अब कॉन्सेप्ट आया है तो उसको हमें बताना पड़ेगा, तो सुनिएगा ध्यान से आप। कीमोट्रोपिज को हम समझ रहे हैं, यानी कि रसायन की ओर गति होगा यहाँ पर पौधे के किसी अंग का, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरे भाई, ये जो आपको संरचना दिख रहा है, ये संरचना अब ऐसा तो है नहीं, ये संरचना आपको पता नहीं है, सबको पता है सर ये क्या है, ये तो फूल है, ये क्या है, फूल है। अब चूंकि फूल के दो भाग होते हैं, एक हो गया नर भाग, एक हो गया पुरुष भाग, जनन वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक हो गया नर भाग, एक हो गया मादा भाग। तो नर वाले भाग को मेरे भाई, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, ये इस वाले पार्ट को साथियों कहते हैं नर वाला भाग, इसको हम पुंकेसर कहते हैं। और बीच में जो बड़ा सा दिख रहा है आपको ये गोल जैसा, इसको बोलते हैं मादा वाला भाग, जिसको स्त्री केसर कहते हैं, या तो हम इसको जायांग भी कहते हैं, ठीक है ना। और पुंकेसर को पुमंग भी कहते हैं और स्त्री केसर को जायांग भी कहते हैं। ये सब हम और डिटेल में जनरल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चिंता बिल्कुल ना करें। तो मेरे भाई यहाँ देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, जनन चैप्टर से रिलेटेड फुल्ली टॉपिक है ये। तो ये जो आपका पुरुष वाला पार्ट है ना,
पुरुष वाला पार्ट है, इसका जो ऊपर ये पीला पीला दिख रहा है, ये ऊपर जो पीला पीला यहाँ पर दिखाया गया है जो पूरा वाला पार्ट, इसको बोलते हैं साथियों, इसको बोलते हैं परागकोश, एंथर। क्या बोलते हैं इसको? एंथर, यानी कि परागकोश बोलते हैं। इस परागकोश में साथियों होता है परागकण। क्या होता है? परागकण, जो कि एक तरह से स्पर्म का कार्य करता है। जैसे पुरुषों में स्पर्म होता है, जिनको महिलाओं में इंजेक्ट किया जाता है वजाइना में, जिससे क्या होता है? बेबी का निर्माण होता है। अभी आप इतना समझिए। तो यहाँ पर साथियों जो है, हालांकि वो जायगोट वगैरह बन के बेबी बनता है, लेकिन अभी समझो यार, ये जो भाई परागकोश का जो परागकोश परागकण है, वो एक तरह से स्पर्म की तरह कार्य करता है, जैसे पुरुष का स्पर्म कार्य करता है, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पर ये परागकोश में परागकण आपका कार्य करता है। अब चूंकि परागकोश का परागकण क्या करेगा भाई, ऐसे थोड़ी ना ये कार्य कर पाएगा। इसको तो भाई कहाँ जाना है? मादा वाले भाग में जाना है कि नहीं जाना है? बिल्कुल जाना है। तो ये जाता है मेरे भाई, ये जो आपको मादा वाला भाग दिख रहा है, ये पूरा है, ये जो पूरा ऐसे बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्त्री केसर। पहले ही बोल दिए, जयांग भी बोलते हैं, जायांग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये परागकण आपका जाता है। ये परागकोश देखिए, बहुत सारे यहाँ पर पुरुष वाला पार्ट बहुत दिख रहा होगा आपको। अरे भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये भी पुरुष वाला पार्ट है, ये भी पुरुष वाला पार्ट है, ये भी पुरुष वाला पार्ट है, ये भी पुरुष वाला पार्ट, पुरुष वाला पार्ट, पुरुष वाला पार्ट, यानी सारे पुंगे सर है। अब ऊपर वाला पार्ट में इसको क्या बोलेंगे? परागकोश। इसमें क्या होता है? परागकण। ऐसे परागकण साथियों उठ के जाते हैं इसमें, किसमें जाते हैं? इस मादा वाले पार्ट में। अब मादा वाला पार्ट का देखिए यहाँ पर दिखाया गया, ये जो मादा वाला पार्ट देखिए यहाँ पर अलग से दिखाया भी गया। मैं क्यों फालतू का ज़्यादा बोल रहा हूँ भाई, यहाँ दिखाया भी गया। देखो ये परागकोश से परागकण दिख रहा है क्या आपको? पीला पीला, ये परागकोश से परागकण इस मादा वाले पार्ट में जा रहा है। ये मादा वाला पार्ट, ये जो मादा का ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो परागकोश से उठकर परागकण चला गया हमारा वर्तिकाग्र में। अब चूंकि वर्तिकाग्र में जाने से कुछ नहीं होगा, वर्तिकाग्र में जाने से कुछ नहीं होगा। जैसे मान चलिए हम मेल पार्ट अगर स्पर्म को इंजेक्ट कर दे जाए वजाना के अंदर, अगर वो अंडाणु से मिले ही ना, तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है, वो फर्टिलाइज होगा ही नहीं। तो यही वही यहाँ पर है साथियों, कि ये जो वर्तिकाग्र में चला गया ना, ये जो वर्तिकाग्र में आपका चला गया आपका परागकोश से परागकण, अब इसको जाना है इधर अंडाशय की ओर गति करना। कहाँ करना? अंडाशय की ओर। तो साथियों जो अंडा, ये जो बीच वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ओवेरी, अंडाशय। जिस तरह महिलाओं में भी अंडाशय होता है, उसी तरह फूल के पार्ट में भी अंडाशय होता है, इस तरीके से वाले पार्ट में। तो अंडाशय साथियों, अब चूंकि ये परागकोश से परागकण यहाँ आ चुका है वर्तिकाग्र में, देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो जैसे आ गया, अच्छा इसको ऐसे नहीं आ जाता, इसको ले जाने वाला कुछ होता है। ये आपका दो तरह से होता है, स्वपरागकण, परपरागकण। अभी बात नहीं करेंगे, ऐसा समझो, सिर्फ परागकोश से परागकण यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है ना। तो परागकोश से परागकण जो आ गया, अब चूंकि इसको यहाँ आना है, तभी ये फर्टिलाइज होगा, ठीक है ना। तो साथियों ये अंडाशय जो है एक केमिकल रिलीज करता है। क्या करता है? केमिकल रिलीज करता है, और वो केमिकल की तरफ गति करने लगता है ये परागकण, इस बीजांड नलिका से, पराग नलिका से। यहाँ पराग नलिका एक बनता है, पराग नलिका से एक नली के माध्यम से ये आपका अंडाशय की ओर आ जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? परागकोश से परागकण आपका वर्तिकाग्र में गया कि नहीं गया? और अंडाशय ने एक केमिकल, अंडाशय से केमिकल उत्पन्न हुआ, जिसकी ओर इस केमिकल के, यहाँ जो केमिकल उत्पन्न हुआ, इस केमिकल की ओर गति करने लगा कौन? आपका ये जो पहले से यहाँ पर परागकोश से आया हुआ परागकण था, परागनलिका के माध्यम से इधर गति करने लगा। यानी कि देखिए केमिकल यहाँ था, तो केमिकल की ओर गति किया ना, कौन गति किया? आपका परागकण। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं भाई कीमोट्रोपिज्म में ही हुआ, यानी किसी विशेष रसायन की ओर गति करना ही कीमोट्रोपिज्म है। चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब एक और लास्ट आपका है, देख लेते हैं। आपका बचा साथियों स्पर्शानुवर्तन। क्या बचा है? स्पर्शानुवर्तन। फिर आपका ये खत्म हो जाएगा, फिर थोड़ा सा हार्मोन देख लेंगे, फिर आपको खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना। स्पर्शानुवर्तन मेरे भाई क्या है? सिंपल सी बात है सर, स्पर्श नाम से आ रहा है, स्पर्श यानी स्पर्श के कारण, यानी उद्दीपन यहाँ पर स्पर्श हो गया। उद्दीपन क्या हो गया? स्टिमुलस। उद्दीपन को इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं। तो स्टिमुलस यहाँ पर साथियों स्पर्श हो गया, यानी स्पर्श के कारण गति होगा। देखिए छुई मुई के पौधे में मैंने आपको सिर्फ जो दिखाया था, वो छुई मुई में क्या है? सिर्फ गति किया था, वृद्धि नहीं किया था। अरे मेरे भाई वृद्धि नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर क्या वृद्धि है, वो चीज़ें अलग है भाई। छुई मुई वाला जो मैंने आपको बताया था टच मी नॉट प्लांट, वो साथियों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें वृद्धि नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर वृद्धि भी कर रहा है। अरे भाई आपने खुद देखा होगा, जो आपके हम तो लतार बोलते हैं इसको ना, हम तो लत बोलते हैं अपने गांव में, कि लत बहुत सारा, जितना लत निकलेगा उतना बड़ा पौधा विकास करेगा। करेले का, कद्दू का, है ना, बहुत सारे पौधे ऐसे जिनकी लत होती है ना। तो लत कैसे? परतान बोलते हैं साथ इसको, ठीक है ना, परतान, ठीक है ना। और इंग्लिश में टेंड्रिल्स बोलते हैं, आई थिंक टेंड्रिल्स, जैसा मुझे याद है टेंड्रिल्स बोलते हैं। तो साथियों जैसे मनी प्लांट हो गया, ये मनी प्लांट यहाँ लिया गया। मनी प्लांट देखे होंगे घर में, अगर लगाए होंगे मनी प्लांट, तो वो क्या होता है? वो किसी लकड़ी के सहारे अगर उसको आप करिएगा, तो उसका परतान साथियों क्या होता है? जहाँ जहाँ तक इसका लकड़ी गया रहता है ना, जिसका ये वाला पार्ट जो है, एक मिनट,
इसका पार्ट जितना जितना दूर तक गया रहता है वो साथियों उतना वृद्धि करते जाता है। नहीं, जब इसको छुएगा, ये पौधा का पार्ट जब इसको छुएगा तो ये पौधा और क्या करेगा, वृद्धि करता जाएगा। यानी कि स्पर्श के माध्यम से यहाँ हो रहा है। अरे किसके माध्यम से हो रहा है, स्पर्श के माध्यम से ही हो रहा है ना, क्योंकि पौधा का पार्ट जो है इसको लकड़ी को छू रहा है, या जो भी चीज़ दिए हैं उद्दीपन के लिए उसको छू रहा है और वो वृद्धि कर रहा है। तो स्पर्शानुवर्तन, स्पर्श के कारण वृद्धि हो रहा है। ठीक है ना। तो बस साथियों इतना ही था। क्या था, अभी तो हार्मोन बचा ही है भाई, अब हार्मोन समझते हैं। ठीक है ना, ये पूरा खत्म हो गया। अनुवर्तन का जितना भी गति था सब खत्म हो गया। ये आपका हो गया स्पर्शानुवर्तन, ये आपका हो गया कीमोट्रोपिज्म, ये आपका हो गया हाइड्रोट्रोपिज्म, और ये आपका हो गया ये भी हाइड्रोट्रोपिज्म। दो चीज चित्र ले लिया था हमने। और ये आपका जियोट्रोपिज्म और ये आपका फोटोट्रोपिज्म। एवरीथिंग खत्म। अब देखते हैं कि ये वृद्धि जो आखिर हो रहा है प्लांट में क्यों हो रहा है। हमने देखा था मेरे भाई, हमने देखा जंतुओं में कि उसमें वृद्धि हो रहा है। क्यों वृद्धि हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन था। ग्रोथ हार्मोन के कारण क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम टेंशन के बाद फिर रिलैक्स भी होते हैं, हम खुश भी होते हैं। ये सब चीज़ें क्यों हो पा रही है, हार्मोन के कारण। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं प्लांट में, आखिर प्लांट वृद्धि क्यों हो रही है, प्लांट में वृद्धि कैसे हो रही है, उन चीज़ों को देखते हैं। तो वही सब चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि कैसे पॉजिटिव हुआ, कैसे नेगेटिव, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना। तो इसका PDF आपको डाल देंगे, तो ये सब देख लेना। ठीक है ना। चलिए, पूरा यहाँ पर हमने लिख दिया है, मैंने आपको समझा भी दिया। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं साथियों हम हार्मोन के बारे में। देखिए ये हमने NCERT से ही ले लिया, लिखा हमने अलग से नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, पौधों में बेसिकली साथियों 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। पौधों में साथियों कितने हार्मोन होते हैं, 5 प्रकार के। पहला होता है ऑक्सिन। क्या होता है ऑक्सिन, देखिए यहाँ पर लिखा गया एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं। एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, क्या काम है, यह प्ररोह। बोलेंगे सर प्ररोह क्या होता है, प्ररोह क्या होता है। देखिए प्ररोह कुछ भी नहीं है मेरे भाई, प्ररोह कुछ भी नहीं है। तो क्या है सर, कुछ भी नहीं है तो क्या है कुछ भी नहीं है तो कुछ तो होगा ना। देखिए समझाते हैं ना भाई, क्या है, क्या ही चिंता कर रहे हैं। देखिए ये दिख रहा है क्या, यहाँ पर मिट्टी है और मिट्टी के नीचे जड़ है और मिट्टी के ऊपर ये तना है। बात समझिए, ये आपका ज़मीन हो गया, ज़मीन पर आपका पेड़ है। अब हवा में तो पेड़ लटकेगा नहीं, ज़मीन पर ही पेड़ होगा। जड़ उसका कहाँ होगा सर, मिट्टी के अंदर। तना उसका मिट्टी के ऊपर होगा। तो मेरे भाई ज़मीन से जो भी पार्ट पौधा का ऊपर है ना, उसको कहते हैं प्ररोह। क्या बोलते हैं, प्ररोह। क्या कहते हैं, प्ररोह। और ज़मीन से जो भी पार्ट नीचे उसे जड़ कहेंगे, ये तो आपको ही पता है। तो प्ररोह समझ में आ गया। ज़मीन से जो भी पार्ट ऊपर है उसे प्ररोह कहेंगे। जैसे आपका तना हो गया, पत्ता हो गया, फल फूल, वो सब कहाँ होंगे, ज़मीन से ऊपर ही होंगे ना, तो वो प्ररोह। और प्ररोह ये सारे अंग मिलकर प्ररोह तंत्र बनाते हैं। इसको सूट सिस्टम कहते हैं। प्ररोह तंत्र में कौन कौन आ जाएंगे, फूल आ जाएंगे, फल आ जाएंगे, आपके क्या कहते हैं क्या आ जाएंगे, और तने आ जाएंगे, पत्ते आ जाएंगे, क्योंकि ये सब ज़मीन के ऊपर रहते हैं। फल कहाँ लटकते हैं, ज़मीन के अंदर थोड़ी लटकते हैं, तो वो ऊपर ही रहते हैं ना। तो वो आपका प्ररोह सिस्टम का पार्ट हो गया। ठीक है ना। तो प्ररोह आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, वही यहाँ पर लिखा गया। तो ऑक्सिन के बारे में, तो ऑक्सिन आपका क्या है, पहला हार्मोन कौन सा हो गया, ऑक्सिन। ऑक्सिन कहते हैं, ऑक्सिन यह प्ररोह के अग्रभाग यानी टिप में संश्लेषित होता है, यानी टिप में इसका निर्माण होता है। टिप मतलब हो गया कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है पौधा का, सबसे ऊपर वाला पार्ट है तने का, जो ऊपर वाला पार्ट है टिप वाला पार्ट, उस पर इसका निर्माण होता है। किसका, ऑक्सिन का। तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। अब चूंकि पौधे में वृद्धि हो रहा है तो उसका मेजर कारण साथियों है ऑक्सिन हार्मोन। पौधा जो वृद्धि कर रहा है, लंबाई में वृद्धि हो रहा है, तो उसका मेजर कारण क्या है, मेजर कारण है ऑक्सिन हार्मोन। मनुष्य अगर वृद्धि कर रहा है, लंबाई वृद्धि कर रहा है, तो उसका मेजर कारण क्या था, वृद्धि हार्मोन, जो कि आपका साथियों, जो कि आपका क्या था, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता था, जिसको नाम ही उसका ग्रोथ हार्मोन, नाम ही उसका क्या है, ग्रोथ हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता था। और पौधे अगर वृद्धि कर रहा है तो उसका रीजन है ऑक्सिन, उसका रीजन क्या है, ऑक्सिन है। ठीक है ना। बात को ध्यान रखना। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है, जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है, से पौधे पर प्रकाश आएगा, पौधे पर जो प्रकाश साथियों आएगा, तो पौधे पर जो प्रकाश आता है ना, तब ऑक्सिन क्या होता है साथियों, तब ऑक्सिन क्या आपका विस्तृत होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। तो प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, तथा अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, थोड़ा सा इसका चित्र एक बार और दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए चित्रियाँ देखिए ध्यान से। मैंने आपको बोला कि ऑक्सिन हार्मोन जो है, मैंने क्या बोला, NCERT आपका बोल रहा है, ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधों के टिप पर पाया जा रहा है, ऊपर पर। तो साथियों पर देखिए पौधा जो आपका ये तना मुड़ गया प्रकाश की ओर, क्यों मुड़ा पता है कि साथियों पहले मंथली सीधा था, छोटा सा था सीधा था, छोटा सा था सीधा था। तो जैसे प्रकाश इस पर पड़ा तो जो आपका साथियों ऑक्सिन हार्मोन है वो पौधे के छाया वाले पार्ट में आ जाता है। पौधे क्या साथियों छाया वाले पार्ट में आता है और सारा ऑक्सिन हार्मोन विस्तृत हो जाता है कोशिकाओं में, जिससे क्या होता है आपका इधर
इधर आपका प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना, वही आपका एनसीईआरटी कहा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ऑक्सीजन आपको समझ आ गया। काम बस इस आपको क्वेश्चन क्या आएगा, ऑक्सीजन का क्या काम है? सर कुछ भी काम नहीं है इसका, बस एक ही काम है, पौधे की लंबाई को वृद्धि करना। और एक दो पौधा अगर नट्टा रह गया, नहीं बढ़ पाए, तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है ना। चलिए, और आगे देखते हैं दूसरा हार्मोन कौन सा है। पादप हार्मोन का दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन। पहला ऑक्सीजन हो गया, दूसरा कौन सा है, जिबरेलिन है। जिबरेलिन का सर क्या काम है, ये भी ऑक्सीजन की तरह वृद्धि करता है, ऑक्सीजन की तरह ये भी क्या करता है, वृद्धि करता है, ये भी ध्यान, यानी कि ये भी आपका वृद्धि में सहायक होते हैं, तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो जिबरेलिन का काम समझ आ गया ना, जिबरेलिन का काम क्या होगा, वृद्धि करना तने की। ऑक्सीजन का काम उसका भी सर वृद्धि करना तने की, ठीक है ना। साइटोकिनिन देखते हैं, साइटोकिनिन तीसरा हार्मोन हो गया। साइटोकिनिन क्या होगा, तीसरा हार्मोन। साइटोकिनिन का क्या काम है सर, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, यानी कि अब चूंकि वृद्धि करने के लिए कोशिका विभाजन चाहिए ना भाई। अरे शुरू में ही कोशिका वाले चैप्टर में ही बताया है कि वृद्धि मतलब कोशिका विभाजन, चाहे जंतु में हो कि पादप में हो, चाहे जंतु में हो कि पादप में हो, मतलब वृद्धि मतलब कोशिका विभाजन। तो भाई कोशिका विभाजन कराने वाला भी कोई चाहिए, हेल्प करने वाला चाहिए, तो वो कौन है, साइटोकाइनिन, ठीक है ना। और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है वहाँ ये विशेष रूप से पाया जाता है। जैसे फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है, फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में कौन पाया जाता है, कौन सा हार्मोन, साइटोकिनिन हार्मोन, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ये उन पादप हार्मोन का उदाहरण है जो वृद्धि में सहायता करते हैं। बोल दिया मैंने आपको, साइटोकाइनिन का क्या काम है, ये वृद्धि में सहायता करते हैं। मेजर वृद्धि कौन करेगा, ऑक्सीन, उसके बाद जिबरेलिन, और उसके बाद साइटोकिनिन कोशिका विभाजन, साइटोकिनिन कोशिका विभाजन करके, ठीक है ना। चलिए, लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए, संदमन का मतलब तरह से कहिए कि वृद्धि को रोकना। संदमन का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था ना, हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन निकालता है, मोचक हार्मोन, संदमन हार्मोन। मोचक हार्मोन मतलब रिलीजिंग हार्मोन। अब जब ज़्यादा हार्मोन रिलीज हो गया तो हाइपोथैलेमस बोलता है अरे भाई रुक जाओ, तो हाइपोथैलेमस को कहता है आप थोड़ी कम निकाला हार्मोन, है ना, तो कौन सा, संदमन निकाल करके, ठीक है। तो संदमन का मतलब रोकना होता है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए एक दो पौधा है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसको भाई रोकना है ना, रोकना है कि नहीं रोकना, तो उसके लिए पौधे में एक विशेष प्रकार का हार्मोन पाया जाता है जिसको बोला जाता है एब्सिसिक अम्ल। क्या बोला जाता है, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। यानी कि अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पौधा लंबा हो जाए, अब बहुत ज़्यादा पौधा अगर लंबा हो जाएगा तो आंधी हवा आएगा तुरंत वो टूट के गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, अरे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, ज़्यादा अगर लंबा होगा तो उसको रोकने के लिए कौन हमारा है, एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन का ही नाम है, ये हमारा हार्मोन का ही नाम है। तो कितने हार्मोन होंगे, 4 हार्मोन होंगे। एक आपका हो गया ऑक्सीन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा साइटोकिनिन, चौथा एब्सिसिक। एक और होता है एथाइलिन, ये इसमें नहीं दिया गया लेकिन इसको लिख लीजिए, एथाइलिन हार्मोन। एथाइलिन हार्मोन क्या करता है, ये फलों के पकने में निर्माण करता है। फल पकता है ना, आम पक जाता है, लीची पक जाता है, कटहल पक जाता है, और भी जो फल पक जाता है उसका कारण क्या है, एथाइलिन हार्मोन, ठीक है ना। एथाइलिन हार्मोन क्या होता है, ये पकाता है फलों को, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार के पौधों में हार्मोन पाए जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा और देखते हैं इसको, है ना, पूरा इसको नहीं पढ़ें और पढ़ते हैं। लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता होती है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में सम्मिलित है। जो पत्तियां मुरझा जाती है उसका रीजन क्या है, उसमें पाया जाता है एब्सिसिक अम्ल के कारण साथियों पत्तियां मुरझा जाती हैं, ठीक है ना। बस इतना साथियों आपको ध्यान रखना। और जो पुराने पत्ते गिर जाते हैं, जैसे देखें ना पतझड़ के मौसम में बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, तो उसके गिरने का कारण क्या है, ये एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल उस पत्ते को क्या करता है, मतलब जो पत्ते बूढ़े हो गए हैं, है ना, उस पत्ते क्या करेगा भाई, उसको गिरा दो, उस पत्ते को गिरा दिया जाता है, फिर वहाँ पर नए पत्तों का निर्माण होता है। समझ गए कि नहीं बात को, उम्मीद है साथियों समझ गए होंगे। और एब्सिसिक अम्ल का एक और नाम रख लीजिए, वृद्धि रोधक हार्मोन। क्या हो गया, वृद्धि रोधक हार्मोन। सर वृद्धि रोधक क्यों बोल रहे हैं, यानी कि वृद्धि को रोक रहा है, वृद्धि को क्या कर रहा है, ये रोक रहा है। कौन, आपका एब्सिसिक एसिड रोक रहा है, ठीक है ना। तो बस इससे इतना ही प्रश्न साथियों आपका, मतलब पूरा टॉपिक हमने आपको कंप्लीट कर लिया। पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के साथ साथ जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। और उम्मीद है क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा आपको हर क्लास में पूरा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। तो कमेंट आप अपना प्यारा सा जरूर कर दीजिए क्लास कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट में क्या रिप्रोडक्शन चैप्टर चलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।